आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केसी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 4 क्या है, प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर प्रासरण दाब की परिभाषा पहले लिखना है और उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया गया है। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक यस बराबर दिया गया है 0.082 लीटर एटम केल्विन का इनवर्स मोल का इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रासरण दाब की पहले परिभाषा को समझेंगे कि प्रासरण दाब क्या होता है, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। यहाँ पर पहले सबसे पहले जो है यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, प्रासरण दाब। प्रासरण दाब किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो प्रासरण दाब की परिभाषा क्या है? जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। उसी दाब को क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ लिख लेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों के किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। विलायक के अणु जो है जाने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ लिख लेंगे, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। झिल्ली पर एक दाब लगता है, इस दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब कहते हैं।
कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे परिभाषा याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। इस दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिखेंगे इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे, पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पाई से लिख देंगे यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। पाई से लिख देंगे यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लिख देंगे यहाँ पर पाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक है एटम होता है। एटम क्या लिखेंगे, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक एटम, एटीएम एटम होता है। तो समझ में आ गया होगा कि परासरण दाब किसे कहते हैं, जब दो सांद्रता के विलयन को किसमें गुजारा जाएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली में जो है जब गुजारा जाता है, झिल्ली द्वारा अलग करते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर पाई का जो सूत्र होता है, अब यहाँ लिख लेंगे परासरण दाब का सूत्र है। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, पाई भी बराबर होता है, और यहाँ लिखेंगे डब्लू बटा यम हो जाएगा यस और टी। अब इस सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाई भी बटा डब्लू बटा यम यस टी, यह सूत्र है। और इसमें सबका प्रतीक के बारे में समझेंगे कि पाई का क्या नाम है। लिखेंगे यहाँ पर जहाँ पाई का क्या नाम है, तो लिखेंगे जहाँ पाई का नाम है, पाई का नाम क्या है, तो लिखेंगे परासरण दाब। क्या नाम है, परासरण दाब नाम है। और यहाँ पर परासरण दाब हो जाएगा। और भी का क्या नाम है, तो भी का नाम है आयतन। भी का नाम क्या है, आयतन नाम है। डब्लू, छोटा डब्लू का नाम है विलय का भार। क्या नाम है, विलय का भार। विलय का जो है भार हो जाएगा, विलय का भार। और यहाँ पर बनेगा अगला, और यहाँ बनेगा यम का नाम है अणुभार। यम का नाम क्या है, अणुभार है, अणुभार हो गया। और यहाँ पर जो है यश का नाम क्या है, तो यश का जो नाम याद रखेंगे विलयन स्थिरांक। क्या नाम है, विलयन स्थिरांक नाम है। लिखेंगे यहाँ पर विलयन स्थिरांक नाम है, विलयन स्थिरांक। यश का नाम हो गया विलयन स्थिरांक। और अगला जो है टी का क्या नाम है, तो टी का नाम जो है परम ताप है। क्या नाम है, परम ताप है। तो यह जो सूत्र बताया गया यह किनका सूत्र है, तो यह जो है परम जो है दाब नहीं, परम ताप है। याद रखेंगे परम ताप है, ठीक ना, दाब लिख दिए हैं, परम ताप है। तो समझ में आ गया टी का नाम क्या है, परम ताप है। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि परासरण दाब का जो न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। 27 सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक यस बराबर दिया गया है 0.082 लीटर जो है एटम केल्विन इनवर्स मोल का इनवर्स है। तो यहाँ पर क्या क्या मान दिया गया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो दिया गया है वह 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और 2% जलीय विलयन है। और 2% जलीय विलयन का मतलब क्या है कि 2% जलीय विलयन का मतलब यह हो जाएगा कि यूरिया के 2% जलीय विलयन का अर्थ यह हुआ कि 100 मिली विलयन अगर लेते हैं तो 2 ग्राम जो है यूरिया रहेगा। तो इसका अर्थ भी यहाँ लिख सकते हैं कि यूरिया के, यहाँ पे हल करेंगे, यूरिया का जो यूरिया बना हुआ है उस यूरिया के 2%, कितने परसेंट है, 2% जलीय विलयन का अर्थ है, जलीय विलयन का अर्थ है, जलीय विलयन का अर्थ है, जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम 100 ml लिख सकते हैं, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 2 ग्राम जो है, 2 विलयन में यूरिया का जो भार होगा, यूरिया का भार क ग्राम रहेगा, यूरिया का भार
2 ग्राम रहेगा, 2 ग्राम है। तो यह परसेंटेज के बारे में बताया गया है कि यूरिया का 2% जली विलयन का अर्थ क्या है। तो 100 ml अगर विलयन तैयार करेंगे तो उसमें यूरिया का भार जो रहेगा वह 2 ग्राम रहेगा। तो यहाँ पर जो है मान क्या क्या दिया गया, पहला मान जो दिया गया है T बराबर टेम्परेचर दिया गया है, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें 27 में 273 को जोड़ लेंगे तो यह बन जाएगा केल्विन। तो T बराबर 27 में 273 जोड़ेंगे तो यह बनेगा 300 केल्विन हो गया, 300 केल्विन हो गया। और विलेय का भार मतलब जो कम मात्रा रहता है उसको विलेय बोलते हैं। तो विलेय का भार जो है 2 ग्राम है, क्योंकि यूरिया 2 ग्राम लेंगे। और विलायक का भार जो अगर देखा जाए तो विलायक का भार जो इसमें जो है अधिक हो जाएगा। यहाँ पर तो आयतन दिया गया है, तो यहाँ विलायक का भार उसको आयतन से दिखाएंगे तो V बराबर जो हो जाएगा, और यहाँ मान क्या दिया गया 100 ml में दिया गया, क्या दिया गया 100 ml में है। तो इसको हम लोग लीटर में बदलेंगे। तो 100 ml को अगर लीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 में 1000 से अगर भाग दे दें तो यह ml में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा ml में। तो 1000 से जब भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म, और जो है 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 10 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे यहाँ पर तो बनेगा 0.1, 0.1 क्या बन जाएगा अब लीटर हो जाएगा, क्योंकि ml को किस में बदला जाएगा, लीटर में बदला जाएगा। और यूरिया का जो अणुभार होता है, अब यहाँ यूरिया का अणुभार निकालेंगे तो यूरिया का अगर अणुभार निकालते हैं तो यूरिया का अणुभार को m से प्रदर्शित करेंगे, और m बराबर सूत्र यहाँ पे यूरिया का याद रखेंगे क्या होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का जो है सूत्र होता है। अगर इसका अणुभार निकालेंगे तो N का तो 14 होता है, H का 1 गुणे 2 हो जाएगा, और C का 12, O का 16, N का 14, H का 1 गुणे 2। मतलब इसका अणुभार जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर जो अणुभार जब निकालेंगे तो N का 14 परमाणु भार है, H का 1 है, 2 से गुणा करेंगे, C का 12 है, O का 16, N का 14, H का 2, H का 1 हो जाएगा, 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जितना ये संख्या नीचे रहता है ना वह गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो इसका अणुभार कितना आएगा, तो M बराबर हो जाएगा, अगला लाइन 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। अब इसको जोड़ेंगे तो M बराबर जो है 60 आ जाएगा। इसका अणुभार क्या हो गया, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोग समझ गए होंगे किसका किसका मान निकल गया, तो ताप का मान निकल गया, विलेय का भार, आयतन निकल गया, यूरिया का अणुभार निकल गया, और परासरण दाब इसमें पूछा जा रहा है। परासरण दाब को पाई से दिखाते हैं, पाई बराबर प्रश्नवाचक हो गया। और जो है यश का मान भी इसमें दिया गया है, तो यश का मान कितना है 0.082 लीटर एटम जो दिया गया है, केल्विन का इनवर्स, मोल का जो है इनवर्स, यह यश का मान जो है यहाँ पर दिया गया है। यश का नाम क्या है, तो विलयन स्थिरांक कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, पाई भी, क्या होता है, पाई भी बराबर होता है W बटा M हो जाएगा, यश हो जाएगा और T हो जाएगा। अब इसमें मान को रख करके हल करेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ पर अगला लाइन क्या बनेगा, तो लिखेंगे पाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी का मान जो दिया गया है तो भी का मान प्रश्न में देख सकते हैं 0.1 है, तो 0.1 हो जाएगा। विलेय का भार 2 हो गया, और भार जो है 60 हो गया, और यश का मान जो है 0.082 यश का मान हो गया, और टी का मान जो है 300 है। क्या है, टी का मान 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 6 25 6 25 5 हो जाएगा, 5 हो गया। आगे लिखेंगे अब क्या बनेगा, पाई गुणे 0.1 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी 10। अब यहाँ हो जाएगा 10 का गुणा 0.0 जो है 8 2 में करेंगे तो 10 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ क्या बनेगा, पाई बराबर ये नीचे चला जाएगा, 0.1 नीचे चला जाएगा, तो क्या बनेगा 10 गुणे 0.082, और बटा में नीचे क्या हो जाएगा 0.1। अगला लाइन बनेगा पाई बराबर, अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो 10 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लें, गुणा कर लीजिए। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका दशमलव नीचे वाला का क्या होगा, हट जाएगा। तो 10 दहा में क्या बनेगा, यह हो जाएगा 100 गुणे 0.082। अब बटा में 10 से गुणा
करेंगे 10 खत्म, 1 हो जाएगा। 1 में भाग करेंगे तो ही आ जाएगा, और 100 से जब इसमें गुणा करेंगे ये 2 स्थान दशमलव और घुसुक जाएगा, इधर 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 घुसकेगा तो कितना हो जाएगा 8.2 हो जाएगा, 2 स्थान आगे चला जाएगा। तो 8.2 जो है और इसका मात्रक क्या बनेगा, एटम हो जाएगा। एटम, एटम इसका जो है मात्रक, क्योंकि एटम में प्रश्न में दिया था तो इसने इसका मात्रक जो है पाई का मान एटम, परासरण दाब का मान निकालना था, तो 8.2 जो है एटम इसमें मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को समझाइए। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फैराडे के वैद्युत जो अपघटन का नियम होता है वह मुख्य 2 होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फैराडे के, क्या लिखेंगे, फैराडे के वैद्युत अपघटन के, फैराडे के वैद्युत जो अपघटन का नियम है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का मुख्य नियम जो है, अपघटन के, फैराडे के वैद्युत अपघटन के मुख्य जो नियम है वह 2 हैं। मुख्य नियम क्या बना है, 2 है। तो पहला जो नियम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम नियम। तो फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम नियम, और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपको प्रथम नियम क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम की अगर परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा कैसे लिखाएगा, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चलेंगे, और इस नियम के जब अनुसार हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा डबल इनोटेक कामा बनाएंगे, और डबल इनोटेक कामा में क्या लिखेंगे कि वैद्युत अपघट की प्रक्रिया में, क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघट की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघट की जो है प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का जो है भार भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो लिखें पदार्थ का जो है द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई, लिखेंगे यहाँ पर विलयन में प्रवाहित की गई, विलयन में प्रवाहित जो है की गई आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ धारा भी लिख सकते हैं और आवेश भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस एक बार पढ़िए इसको, परिभाषा याद हो जाएगा। बस ध्यान में बैठाना है बात को, क्या बोलना है कि वैद्युत जो अपघट है, वैद्युत अपघट के प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान है विलयन में प्रवाहित की गई आवेश के समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात जो है W, अभी W को ही मात्रा बोला गया है, द्रव्यमान बोला गया है, और यहाँ पर जो है समानुपाती हो गया, और आवेश को किसे दिखाएंगे, Q से। यहाँ पर जो द्रव्यमान की बात हो रहा है, मात्रा की बात हो रहा है, इसको W से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर Q का जो Q बना है और इस जो चिन्ह बना है, चिन्ह का नाम क्या है, समानुपाती है, और Q का नाम क्या है, आवेश के समानुपाती होता है। तो W बराबर हो जाएगा, अगर समानुपाती हटाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे Z और बगल में लिख देंगे यहाँ पर Q। तो ZQ बन गया, और Q का क्या नाम है, तो आवेश नाम है, और Z का क्या नाम है, तो कहेंगे Z एक क्या है, नियतांक हो गया, जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z का नाम क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका नाम हो गया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक नाम से इसको जाना जाता है।
तो जेड का नाम हो गया, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हो गया। अगर क्यू को बदल दें यहाँ पर तो क्यू का सूत्र क्या होता है, तो धारा गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू को हटाएंगे तो क्या बनेगा, तो डब्लू बराबर बनेगा जेड, और क्यू हटेगा तो क्या बनेगा आई इंटू टी। तो यह सूत्र जो बना यही फैराडे का वैद्युत अपघटन का जो है सूत्र बन गया। फैराडे के वैद्युत अपघटन का सूत्र क्या बना, यहाँ पर डब्लू बराबर जेड क्यू, और क्यू को बदलेंगे तो आई टी होगा, और आई टी यहाँ रख देंगे तो जेड आई टी। तो फैराडे के प्रथम नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का मात्रा बोल सकते हैं, द्रव्यमान बोल सकते हैं, यहाँ आवेश भी बोला जा सकता है, आवेश के समानुपाती, धारा के समानुपाती बोल सकते हैं। तो यह प्रथम नियम जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे फैराडे का जो है द्वितीय नियम क्या है। तो लिखेंगे आप प्रथम नियम के बाद से लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम समझेंगे, बहुत आसान नियम है, बस 2 बार पढ़िए आपका नियम याद हो जाएगा। तो लिखेंगे फैराडे का वैद्युत अपघटन का जो है द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस नियम के अनुसार। अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार जब लिखेंगे, अब उसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। तो इस नियम के अनुसार क्या परिभाषा है, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो द्वितीय नियम के आगे क्या लिखेंगे, अब यदि दो जो है भिन्न भिन्न, यदि दो भिन्न भिन्न जो है वैद्युत जो है अपघट्य, भिन्न भिन्न जो है वैद्युत क्या है, अपघट्य है, अपघट्य। तो लिखेंगे यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा, समान जो है प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित की जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो है पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के, उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। कितना आसान है। अब एक बार इसको पढ़ दीजिए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। द्वितीय नियम भी आपको समाप्त हो गया। कैसे बोलेंगे कि यदि दो भिन्न भिन्न जो है वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है, मात्रा W, उसके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होता है। यह मात्रा हो गया, तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगा। तो यही जो है फैराडे के वैद्युत अपघट्य का जो है सूत्र बना। अगर 2 बिलियन के लिए बनाएंगे तो W1 बटा W2 हो जाएगा, बराबर होगा यहाँ E1 बटा क्या बन जाएगा, या E2 बन जाएगा। तो यह जो है फैराडे का यह द्वितीय नियम बन जाएगा। W1 बटा W2, E1 बटा क्या बनेगा, E2 बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का वैद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम, दोनों नियम जो है बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। NH3 मतलब यह अमोनिया का प्लेटिनम के सतह पर
अपघटन जो है शून्य कोट की अभिक्रिया है। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी? के बराबर दिया गया है 2.5 गुणे 10 के पावर -4 मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो कहा गया है कि अमोनिया को जो है प्लेटिनम के उपस्थित में जब क्रिया कराया जाएगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, तो उसका दर की गणना करके बताना है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे? तो सबसे पहले जो है अमोनिया गैस को यहाँ पे लेंगे और अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 है। अगर NH3 को जब गर्म करेंगे किसके उपस्थित में गर्म होगा? तो यह बताया गया कि प्लेटिनम के उपस्थित में गर्म होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा। अब संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? अमोनिया को गर्म किया गया है तो नाइट्रोजन प्राप्त हुआ है और नाइट्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर किसके उपस्थित में गर्म हुआ है? प्लेटिनम के उपस्थित में जब गर्म हुआ तो यह अभिक्रिया संपन्न हुआ। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है, यहाँ नाइट्रोजन का जो है आपका दर ज्ञात करना है, उत्पादन दर ज्ञात करना है और हाइड्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन का अगर दर ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो मान दिया है के का मान दे दिया गया है, तो नाइट्रोजन का दर क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे DN2, क्या लिखेंगे? DN2 बटा और यहाँ हो जाएगा DT, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो यह के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? के बराबर हो जाएगा। तो DN2 बटा DT किसके बराबर है? के बराबर होगा। अब यह के का नाम क्या है? तो यह अभिक्रिया जो है साम्य उसको कहा जाएगा, साम्य अभिक्रिया इसको बोलते हैं, साम्य नियतांक बोला जाता है। तो DN2 बटा DT बराबर के हो गया, और के का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ लिखेंगे DN2 बटा जो है यहाँ पर DT हो जाएगा, बराबर हो गया, और के का मान कितना है? तो के का मान यहाँ दिया गया 2.5 गुणे 10 के पावर -4, और मात्रक क्या है? तो मात्रक लिखा गया यहाँ पर मोल हो जाएगा, मोल लीटर का इनवर्स हो जाएगा, लीटर का इनवर्स और सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। तो यह मान जो है पहला मान निकल गया। जिसका जो मान पूछा जाएगा बस उतना ही गणना करेंगे। इसमें अमोनिया का मान नहीं पूछा गया है, केवल नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मान निकला है यह नाइट्रोजन का मान निकल गया। तो कितना आसान तरीके से इसको निकाला गया है। तो DN2 बटा DT किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ के बराबर हो जाएगा, और के कितना दिया गया है? तो के का मान जो दिया गया है वो मान को यहाँ पे क्या करेंगे? रख लेंगे। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे देखिए 3 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1/3। अगर सूत्र बनाएंगे ना तो यहाँ पर 1/3 बनाएंगे और DH2 बनेगा, DH2। अब बटा में क्या बनेगा? DT बनेगा। यहाँ पे जो बना 1/3 कहाँ से आया? तो जितना यह अंक होता है यह बटा में चला जाता है, 1/3 DH2 बटा DT, और यह भी किसके बराबर होगा? के बराबर होगा, ठीक है ना। अब ये भी के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर DH2 बटा DT चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो 3 को यह के साथ गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? DH2 बटा हो जाएगा, बटा, और यहाँ हो जाएगा DT बराबर हो गया। अब यह 3 जो है ना, 3 जो है के साथ चला जाएगा, ये बनेगा 3K हो जाएगा। क्या बनेगा? 3K हो जाएगा। 3 उसके पास जाएगा तो ये बटा में है, जब इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 3K हो गया। अब के का मान यहाँ रख देंगे तो DH2 बटा क्या बनेगा? DT हो जाएगा। DH2 बटा DT बराबर हो गया। अब यहाँ पर के का मान जो प्रश्न में दिया गया था तो 3 गुणे, और के का मान क्या है? 2.5 है, और गुणे 10 के पावर -4 दिया गया था। अब यहाँ लिखेंगे DH2 बटा हो जाएगा, और ये बनेगा DT बराबर 25 में 3 का गुणा 75 होगा, 75 का मतलब 7.5 हो गया, 10 के पावर -4 हो गया। और मात्रक जो दिया वही मात्रक लिखेंगे। क्या रहेगा मात्रक? मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। जो मात्रक ऊपर लिखा गया के का मात्रक, वही मात्रक यहाँ पर भी रहेगा। तो यह मान निकल गया DH2 बटा DT का मान निकल गया। और ऊपर किसका मान निकालना था? नाइट्रोजन का निकालना था, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का मान निकालना है। एक बार और समझ लेते हैं, बहुत आसान है। यह नाइट्रोजन का उत्पादन
उत्पादन की दर निकालना था तो दर निकालेंगे तो dN2/dt के बराबर, और के का मान रख दीजिए, कितना आसान है। और यहाँ कोई अंक नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई अंक रहता है ना तब यहाँ अंक रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई अंक है नहीं, यहाँ पे तो अंक है 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/3 हो जाएगा, और 3 को के पास कर देंगे, 3 के हो गया, और के का मान को रख दिया गया और रख करके गुणा कर दिया गया, मान आ गया। तो हाइड्रोजन और जो है नाइट्रोजन का उत्पादन दर पूछना था, यहाँ अभिक्रिया का दर की गणना करना था, तो अभिक्रिया की दर की गणना कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। निम्नलिखित आयन के जली विलयन का रंग लिखिए। यहाँ पर जली विलयन में कौन सा रंग होगा, रंग के बारे में आपको बताना है। यहाँ पहला जो दिया गया है जिंक है, जिंक के ऊपर 2+ लगा है, कापर है 2+ है, Fi है 2+ है। तो यहाँ पर जो है जली विलयन में उनका रंग क्या होगा, तो एक एक को जो है बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में पहले लिखेंगे किसका निकालेंगे, Zn का। तो Zn का जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमको जानकारी रखना पड़ेगा कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे, जिसमें जो है इसको यहाँ लिख लीजिए आपको समझने के लिए, जिसमें याद रखेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या बताएगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या बताएगा, तो वह रंगहीन बताएगा। क्या बताएगा, वह रंगीन दिखाएगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, वह रंगीन होते हैं। वह याद रखेंगे क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, याद रखना है। ये बात को आपको समझना है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन प्रदर्शित करेंगे। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात आपको लिखेंगे कि जिसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे, ये तो अयुग्मित है, जिसमें अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं तब क्या होंगे, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह क्या बताते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रंगहीन, याद रखेंगे क्या लिखेंगे, रंगहीन बता सकते हैं, या सफ़ेद, याद रखेंगे रंगहीन, या इसको सफ़ेद बोला जाता है, ठीक ना, सफ़ेद, रंगहीन भी कह सकते हैं या सफ़ेद होते हैं, ठीक ना। ये दो बातों को आपको समझना है कि यहाँ पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रंगीन में रहेगा, और युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह रंगीन या सफ़ेद बोल सकते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो पहला का अगर हम लोग निकालेंगे Zn का, तो Zn का रोल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो Zn का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 30 होता है। अब 30 जो है 30 Zn का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया, 3s2 3p6 18 हो गया, 12 यहाँ हो गया, 6 18 हो गया, 18 हो जाएगा। और अगला जो बनेगा 4s2 18 2 20 हो गया, 20 हो गया, और 3d 10 हो गया, है ना। अब ये Zn का निकल गया। Zn का परमाणु क्रमांक क्या है, 30 है, और 30 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। लेकिन यहाँ पे तो Zn के ऊपर प्लस दिया गया है, तो Zn के ऊपर अगर हम +2 निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जो 30 था उसमें अब 28 का निकालना है। तो जब 28 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 यहाँ तक जो है वो बना। और उसके बाद से 2 इसमें से 4s2 जो है लास्ट वाला क्लास 4 जो है इसमें से 2 कम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब बचेगा यहाँ पर 3d 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो 3d पे क्या बना, 10 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाला 3d में यहाँ देखेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें 3d वाले खाना में देखेंगे कि इसमें युग्मित है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 5 बॉक्स को बना लेते हैं। और इनके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, अब 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 10, ये पूरा क्लास भर गया। इनमें पूरा क्लास भरा हुआ है। जब पूरा क्लास भरा है तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन पाते हैं, तो इसमें कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है,
युग्मित है, इसमें एक भी जो है खाली नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अब इनका कलर खुद बता सकते हैं। तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रंगीन कहिए या सफेद कहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यह लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे आप यह रंग, लिख देंगे यहाँ पर रंगहीन, क्या लिखेंगे रंगहीन, या इसको बोल सकते हैं या में सफेद होते हैं। क्या होते हैं? सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। तो जली विलयन में कैसे होते हैं? वह सफेद माना जाता है। जब रंगहीन की बात किया जाएगा तो सफेद रखना है, आपको याद रखना है। तो पहला जो है जिंक का जो है कलर पता चल गया। आप रंगहीन केवल कह सकते हैं, रंगहीन भी कह सकते हैं या सफेद भी कह सकते हैं। तो पहला जो है समाप्त हो गया। अब दूसरा समझेंगे, दूसरा क्या है? तो कापर है। तो यहाँ कापर का अब रोल नंबर लिखना पड़ेगा। कापर का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कापर का तो 29 होता है। अब 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3 जो है 3p6 और उसके बाद से 4 वाला भरा जाता है। तो 4 यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यह थोड़ा अपवाद है, आप जानते होंगे। 3 यहाँ 4s1 होता है और 3d10 होता है। अब यहाँ पर जो है कापर का ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है 4s1 और 3d10 होता है। तो यह यहाँ पर जो है कापर का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया गया, लेकिन कापर +2 का हमको पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कापर +2 का मतलब क्या है? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ 4s में एक खत्म हो गया, एक इसमें खत्म हो गया, तो क्या बनेगा? 3d और ये 10 था, अब 9 हो जाएगा, ठीक है। 3d जो है 9 बनाएगा, ठीक है। अब 3d 9 बन गया तो d वाला में अब देखेंगे, d वाला में ही हमको चेक करना रहता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें d वाला में 5 बॉक्स होता है। कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है। तो 9 को कैसे भरेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली है, मतलब इसमें क्या है? इसमें लिखेंगे, इसमें जो है कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो कहेंगे इसमें लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो क्या बताया गया है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रंगीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे? यह लिख देंगे यह रंगीन। और रंगीन में कौन सा कलर यहाँ लिख सकते हैं? तो याद रखेंगे कापर वाला को आपको याद रखना है। कापर जो है नीला रंग का होगा। कैसे होता है? नीला जो है रंग देता है, तो नीला हो जाएगा, रंगीन में नीला होता है। कापर किस कलर का होगा? जली विलयन इसका घोलेंगे तो नीला रंग का होता है। तो अगर नीला आपको नहीं याद है तो यह बात आपको याद रखना है कि रंगीन होता है। और इसमें जो है रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। रंगीन कब होता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो रंगीन होता है। अगर ये नीला बात आपको नहीं याद है तो केवल रंगीन शब्द ही लिख सकते हैं, रंगीन होता है। तो ये 2 आपका जो है समाप्त हो गया। अब लास्ट वाला जो बचा है एफ तो एफ का आप लिखेंगे, अब तीसरा वाला समझेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला तो एफ का रोल नंबर याद रखेंगे। तो एफ का जो परमाणु क्रमांक होता है वह तो 26 होता है। क्या होता है? 26। आयरन इसको बोलते हैं, लोहा बोला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4। अब यहाँ लिखेंगे आपका 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d पर 6 घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 26 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने के बाद अब एफ का जो है +2 निकालना है। एफ के ऊपर +2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसमें से 2 कम हो गया तो 3d6 हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ 3d वाला में ही चेक किया जाता है। तो इसमें भी कितने बॉक्स होंगे? 5 बॉक्स इसमें बनाएंगे और 5 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को भरना है। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 और एक 5 बॉक्स। अब इसमें 3d पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन,
5 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें युग्मित है कि अयुग्मित है, तो इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, देखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित, इसमें लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये बताना है कि रंगीन होगा, तो कहेंगे रंगीन होगा, कहेंगे यह रंगीन आयन देगा। कौन आयन देगा, रंगीन। और रंगीन में अगर कलर की बात किया जाए तो याद रखेंगे ये लोहा जो होता है ना, यह इसका जब जली विलयन का जब बनता है, जली विलयन का जो बनेगा लोहा, तो जली विलयन में उसका आयन जो बनेगा वह कैसा होगा, तो याद रखेंगे यह रंगीन तो होगा। लेकिन अगर रंग आपको याद है तो रंग लिख लेंगे, नहीं याद है तो आपको केवल रंगीन ही लिखेंगे। हरा, कि किस रंग का होता है, हरा रंग होता है, ठीक ना, हरा रंग होता है, मान लिख देंगे आप, रंग जो है रंगीन होता है। मतलब रंगीन में तो किस कलर का होगा, तो आपको इसका जो अगर अवक्षेप बनेगा, मतलब जली विलयन में उसका आयन बनाएंगे तो हरे रंग का बनता है और ये नीले रंग का बनता है। अगर ये नीला हरा आप नहीं समझते हैं तो केवल क्या लिखेंगे, रंगीन होते हैं, रंगीन किस में होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में रंगीन होंगे, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगहीन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह आपको तीनों जो है विलयन का जो रंग बताना था, जली विलयन में कौन सा रंग होगा, ये तीनों बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।